हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शाहिद पंसोता। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिसमें स्विट्जरलैंड, यूएस और बरतानिया और यूरोप के एक दो मुल्क और शामिल हैं। उन्होंने 2.4 बिलियन नाइजीरिया को क्यों रिटर्न किया, उनके ये पैसे रिटर्न करने की वजह क्या बनी, उसमें जो शख्स इन्वॉल्व था वो कौन था, और उसने इस पैसे को नाइजीरिया में वापस लाने के लिए क्या क्या इकदाम किए और उसको कितना टाइम लगा। ये सितंबर 1999 की बात है। एक स्विस लॉयर जिसका नाम जो है वो इंको रिफी था, उसको एक फोन कॉल रिसीव होती है कि क्या आप हमें मिल सकते हैं, और ये कॉल जो होती है नाइजीरियन गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से होती है। तो वो अपनी बुक में लिखता है कि मैंने कहा ये लेट है, लेकिन मैं आपके साथ मीटिंग कर सकता हूँ। तो उसका ये कहना है कि मुझे नाइजीरियन ऑफिशियल्स ने कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जो कि उनके साबिक प्रेसिडेंट सांसिए बैशा के हवाले से थे, कि उनका ख्याल था कि उसने मिलियंस ऑफ पाउंड जो है वो मुल्क से लूटे हैं, और लूट के जो है ये मनी स्विट्जरलैंड और दुनिया के दूसरे बैंकों के अंदर मौजूद है। तो मैंने उनको कहा हाँ ये काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ, और उसके लिए जो कमीशन तय हुआ वो 4%, टोटल जो मनी वो रिकवर करेगा उसका 4% जो है वो उस स्विस लायर को मिलेगा। तो इस सारी रकम को वापस करवाने के टोटल जो टाइम लगा वो 20 ईयर्स है। उसका जो डिले का जो प्रोसेस हुआ उसमें दो तीन वजूहात थी। सबसे पहली वजूहात जो थी कि जो उसका साबिक सदर था नाइजीरिया का, उसकी जो फैमिली थी, दे कंटेस्ट हार्ड, दे फोर्ट वेल टू डिफेंड दैट मनी फॉर देमसेल्फ। और दूसरी जो उसकी वजह ये थी कि जो स्विस पॉलिटिशियंस थे उनका ख्याल था अगर हम ये रकम पैसे वापस कर देंगे तो इसका कितने परसेंट चांसेस है कि ये पैसा दोबारा लूटा नहीं जाएगा, इस चीज की क्या जमानत है कि ये पैसे उसके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। तो हम ये सारी जो हकायक हैं आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको जो इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें वो रिलायबल सोर्सेज से हो। तो ये जो स्टोरी वो 28 जनवरी 2021 में बीबीसी ने अपनी जो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश की कि जो साबिक वजीर सदर था नाइजीरिया का, उसके ऊपर जो है वो करप्शन का इल्जाम लगाया गया। और करप्शन का इल्जाम ये था कि उस बंदे ने वो अपने पैसे जो है वो निकलवा के सेंट्रल बैंक से और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इन्वेस्टमेंट की, और अपने नाम से अकाउंट खुलवाए और अपने एसोसिएट के नाम से भी अकाउंट खुलवाए गए। और इस सारी जो हिस्ट्री स्टोरी थी इसके अंदर उन्होंने ये चीज जो है वो बार करवाने की कोशिश की कि जो वेस्टर्न मुल्क हैं, अगर उनको कोई बंदा अप्रोच करे या कोई मुल्क का नुमाइंदा अप्रोच करे कि हमारे लीडर करप्ट था, उस लीडर ने वो रकम जो है वो इलीगल वे से अर्न की, और अर्न करने के बाद वो उसने इस मुल्कों में भेज दी है, तो उनकी ये ऑब्लिगेशंस होती है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो जो रकम है वो राइटफुल ओनर के पास वापस की जाए, और वो रकम जो है उस मुल्क के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप हो सके। तो इसी सिलसिले के अंदर अगर यूएस के अंदर कोई इस तरह का काम हुआ है, अगर यूएस के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट का ईमेल जो है उसके ऊपर दिया गया हुआ है। अगर आप समझते हैं कि आपके मुल्क के अंदर कोई ऐसी चोरी हुई है पैसे की जिसके अंदर जो है वो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं और आपके पास कोई एविडेंस मौजूद है, तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं और वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन अगर वो पाया गया कि वो मनी उनके मुल्क के अंदर मौजूद है जो कि इलीगल वे से वहां आई गई है, तो वो मुल्क आपको वापस भेज दी जाएगी। ये एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है जो कि हर मुल्क जो है उसको फुलफिल करनी होती है। हम आते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जो उनका साबिक वज़ीर आज़म था, जो कि साबिक फौजी जर्नल भी था, उसने ये रकम जो है वो लूटी कैसे, उसका तरीकाकार जो था वो एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का था। वो क्या करता था, अपना जो एडवाइजर था उसको वो कहता था कि तुम मुझे रिक्वेस्ट करो कि मुझे सिक्योरिटी के हवाले से पर्टिकुलर फंड चाहिए, और वो जो एडवाइजर था वो रिक्वेस्ट लिख के प्रेसिडेंट को देता था, और प्रेसिडेंट वो साइन ऑफ कर देता था, वो जाके सेंट्रल बैंक से वो पैसे निकलवा लेता था। तो एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक $1 बिलियन उसने सिर्फ सिक्योरिटी की मद में जो है वो निकलवाए, और निकलवाने के बाद वो पैसा उसने मुल्क से बाहर भेज दिया। और उसके अलावा जो दूसरी करप्शन की मेन वजह ये बनी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे हाईवेज के और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिए हाई इन्फ्लेटेड रेट के ऊपर। मगर अगर वो काम $100 का था या $100 में हो सकता था, उसने वो काम $200-300 के हिसाब से उनको दिया, और वो जो डिफरेंस था उसने उनको कहा कि उसकी कंपनीज हैं ओवरसीज में, उनको इन्वेस्ट कर दिया जाए।
तो जब ये जो बादशाह था, इसकी जब डेथ हुई हार्ट अटैक के अंदर, तो उसके बाद उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तो उन्होंने ये स्विस लॉयर को अप्रोच किया कि हमारी ये पैसे जो है वो रिकवर किए जाएं। तो ये स्विस लॉयर जो था, इसने इसके अंदर अनथक मेहनत की। इसने अपनी एक बुक भी लिखी रिकवरिंग एसेट के नाम से, जिसके अंदर उसने लिखा कि उसको इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस पेश आए। सबसे चैलेंज उसको बड़ा पेश आया कि वो जो रकम जो उसके मुख्तलिफ बैंकों के अंदर मौजूद थी, उसको पहले ये शो करवाना कि वाकई ये इलीगल मीन से आई। तो इसके हवाले से नाइजीरियन पुलिस ने उसको जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए कि कैसे ये मनी ट्रांसफर हुई और मार्फत होने के बाद वो गई। तो इसमें आप ये चीज जरूर नजर रखें, कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर आप शुरू करवानी हो, सबसे पहले आपको उसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास मौजूद हो, जिसके जरिए में आप जो है वो पैसा फिर रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, सिर्फ आप हवा में बातें कर रहे हैं, तो ये आपका जो केस है वो वीक हो जाएगा और आपके पैसे की रिकवरी के चांसेस बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये स्विस लॉयर ने अटॉर्नी जनरल के साथ आर्ग्यू किया और आर्ग्यू करने के बाद उन्होंने ये बताया कि ये जो रकम थी, ये राइटफुल जो लोग हैं नाइजीरिया, उनकी है और ये रकम जो है वो वापस आनी चाहिए ताकि ये उनकी जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलप हो सके। तो ये केस तकरीबन 20 ईयर्स चला। 20 ईयर्स के अंदर मुख्तलिफ जो उसने नेगोशिएशन की बैंक के साथ, कोर्ट के अंदर उसको रिप्रेजेंट किया और रिप्रेजेंट करने के बाद वो जो रकम है वो वापस की। तो ये इसकी मुकम्मल जो उसने अपनी बुक भी लिखी इसके हवाले से, और उस बुक के अंदर उसने बताया कि तकरीबन 2.4 बिलियन जो है वो उसके अंदर जा चुका है और वो जो पैसा है वो नाइजीरिया के सैंकड़ ब्रिज के अंदर, स्कूल्स के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर उनके अंदर चल रहे हैं, उसके ऊपर वो लगाया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मुल्क की जो करप्शन होती है, उस करप्शन के क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान उसका ये होता है कि वो जो पैसा जो लोकल डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होना था, लोगों की एजुकेशन के ऊपर, सेहत के ऊपर, वो पैसा आपका जो है वो करप्ट लीडर वहां से निकाल के दूसरे मुल्क में ले जाता है। उससे इवन कि वो रकम जो है वो 20 साल लगे उसको वापस आने में, वापस आ गई। लेकिन आप ये सोचें वो 20 साल के अंदर वो पैसा कितना डी वैल्यू हो गया, और डी वैल्यू होने के बाद वो मुल्क के कितने काम आ सकता था, कितने जो प्रोजेक्ट थे वो हो सकते थे जो कि नहीं हुए जनाब अलीना। तो इसी तरह अगर आपके जो मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल पेश हो जहां के अंदर आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस ना चल रहा हो और आप बार बार जो है वो दूसरे लोग आप पे हुकूमत कर रहे हैं, तो इस तरह की जो अपोजिशन भी जो है वो वीक होती है और मुल्क के अंदर जो चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो और आप इसमें समझते हो कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आप इससे रिलेट करना चाहते हो और आपको मालूम हो कि इंफॉर्मेशन जो है इसमें इनकरेक्ट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। So thank you very much for watching my video and keep watching my video for more updates. Thank you very much.